अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक आपको पॉइंट बताती हूँ। एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन समझ आ गई, अभी जो पॉइंट बताने लगी हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड पेपर 2। जब हम आगे जाके पेपर 2 करेंगे ना, आपको पेपर 2 सारा समझ आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया, पॉइंट डिस्कशन नहीं समझ आई, तो आप पेपर 2 को सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। जो पेपर 2 है, ये उसके ऊपर जो डिस्कशन होगी, सारी हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस पे। और पेपर में भी मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है। अब वो किस तरीके से आता है, वो गवर्नमेंट पे आता है, उनकी गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, कि गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है, गवर्नमेंट के इलेक्शन कैसे हुए, ये सब। नॉट मोस्टली, सॉरी, हमेशा नहीं, बट मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। इसमें 2 क्वेश्चन हमने जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो इसी पे ही होते हैं, गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब 50% पेपर गवर्नमेंट पे, 50%। अगर हमें ये चीज़ अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर ली कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स की और ये सब, तो हमारा 50% पेपर 2 का हो जाएगा। अगर हम इस गवर्नमेंट को अभी यहाँ से जो पढ़ने लगे हैं, इसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हमारा 50% पेपर कवर हो जाएगा यहाँ से। अब ये तो पेपर 2 के हिसाब से बताया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन बी, पेपर 1 का सेक्शन बी पढ़ रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन में जो गवर्नमेंट पर क्वेश्चन आता है वो जस्ट 1 क्वेश्चन आता है, एक ही एंगल पर क्वेश्चन आएगा। बट जो पेपर 2 है, पेपर 2 उसके ऊपर किसी भी एंगल पे क्वेश्चन आ सकता है गवर्नमेंट पे, लेकिन इस पे जो है ना स्पेसिफिक एंगल पे आएगा, जो अभी हम डिस्कस करने लगे, लेकिन इस पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर 1 के जो सेक्शन 2 है, इसमें 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन। चलें अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बताएं कि गवर्नमेंट क्या होती है। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट वो एजेंसी है, गवर्नमेंट इज दैट एजेंसी दैट मैनेज द अफेयर्स ऑफ स्टेट विच रन द कंट्री। जो कंट्री को रन करती है, जो मुल्क की देखभाल करती है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। और ये अफेयर्स, जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको मैनेज करती है। अच्छा, अब एक ज़रा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं, हु वॉज द वन थिंकर हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट विच इज़ मैनेज टू रन द स्टेट। वो कौन सा थिंकर था जिसने सेपरेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जो अपना एक स्टेट को, अलग स्टेट को रन करेगी। ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वो कौन सा थिंकर था, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई में आंसर बता दूंगी कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, चले मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ना, जो हमने पढ़ा था जॉन लॉक, उसने जो है ना 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। आपको अगर याद हो, अगर आप पिछला लेक्चर देखें जो हमने लॉक का पढ़ा था, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, पहले कॉन्ट्रैक्ट में उसने स्टेट एस्टेब्लिश की थी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में उसने रिप्रेजेंटेटिव एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उसका था, उसमें उसने स्टेट को एस्टेब्लिश किया था। अगर आप पीछे वाले लेक्चर जाके एक बार रिकॉल करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट उसने दिया था, उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, इन शॉर्ट करके बता रही हूँ, बाकी आप डिटेल लेक्चर में जाके ले लीजिएगा लॉक का। अच्छा, तो उसमें उसने क्या एस्टेब्लिश की थी, रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने किया था और उनको ना सोवरन मान लिया था, कम्युनिटी को सोवरन मान लिया था। और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को एस्टेब्लिश किया था। जो कम्युनिटी थी उनकी, उन्होंने कुछ नुमाइंदे को चुना था और उनको 3 काम दिए थे। अगर आपको याद हो, वो 3 काम कौन से थे? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉब्लम। उन्होंने कहा था हमें इन 3 चीज़ों से मतलब है। ठीक है, तो जॉन लॉक वाज फर्स्ट जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, and he is the one who defined the role of government which was meant to serve the people of state. चले अब हम गवर्नमेंट के फंक्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट के कितने फंक्शन है? गवर्नमेंट जो है ना, वो डिवाइड हुई हुई है इनटू 3 मेन ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। क्या क्या है? लेजिस्लेटिव,
दूसरा एग्जेक्टिव, और तीसरा जुडिशरी। इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये तीन कलेक्टिव, दीज थ्री आर कॉल्ड गवर्नमेंट। इन तीनों को अगर मिला के बोलें तो ये क्या है, दीज थ्री आर कॉल्ड गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन है, इज दिस ऑर्गन ऑफ स्टेट, या फिर ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है? ये ऑर्गन ऑफ स्टेट्स है या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है? ये स्टेट के ऑर्गन है या गवर्नमेंट के ऑर्गन है? जाहिर बात है ये ऑर्गन किसके हैं, गवर्नमेंट के है ना। गवर्नमेंट की अभी हमने बात किया, स्टेट के तो नहीं है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है, लोगों की देखभाल करना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ से याद है स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है, वो आप मुझे ज़रा बताएं। स्टेट एंड गवर्नमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? हमने पढ़ा था जो स्टेट है वो क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। स्टेट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और गवर्नमेंट जो है ना वो पार्ट ऑफ स्टेट है, वो स्टेट का एक पार्ट है। और ये क्या है, सब पार्ट ऑफ स्टेट। हमने स्टेट के 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो पीछे। वो कौन कौन से थे? टेरिटरी थी, पॉपुलेशन थी, सोवरेनिटी थी, और गवर्नमेंट। ये इन 4 चीज़ों से मिलके एक स्टेट बनती है। जबकि जो गवर्नमेंट है ये इन 4 एलिमेंट में से एक हिस्सा है इसका, ठीक है। वन पार्ट ऑफ स्टेट है, वन पार्ट ऑफ स्टेट। स्टेट कभी भी सोवरन, सॉरी, स्टेट सोवरन होती है। स्टेट क्या होती है, सोवरन होती है। और ये क्या है, गवर्नमेंट, ये सब ऑर्डिनेट है टू द सोवरन। ये जो है ना गवर्नमेंट, इट एक्ट अंडर द कमांड ऑफ सोवरन। ये सोवरन है और ये एक्ट अंडर द कमांड ऑफ सोवरन। स्टेट परमानेंट होती है, स्टेट कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। जबकि जो गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी होती है। स्टेट जो है वो पॉलिटिकल यूनिट होता है, एक पॉलिटिकल यूनिट। कैसे होता है बताती हूँ। ये जो है ना इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनके साथ इनको किया जाता है। जैसे कि हम अगर कहें पाकिस्तान और ईरान रिलेशंस, हम यूँ नहीं कहेंगे पाकिस्तान और पीटीआई के रिलेशंस, ऐसा नहीं, या ईरान और पीटीआई के रिलेशंस, ऐसे नहीं। पाकिस्तान चाइना रिलेशन, तो ये स्टेट जो है ना किसी दूसरी कंट्री के साथ इसको दूसरे मुल्कों के साथ इनका रिलेशंस होता है। जबकि गवर्नमेंट का कोई रिलेशंस ऐसा नहीं होता। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पीटीआई रिलेशन विद ईरान, पीटीआई रिलेशन विद तुर्की, नहीं। जबकि हम ऐसे कह सकते हैं पाकिस्तान तुर्की रिलेशन, इस तरीके से। आपको समझ आ गया होगा अब फ़र्क। अच्छा, इनका जो बेसिक वर्क है ना, बेसिक काम हम देख लेते हैं क्या। लेजिस्लेटिव का क्या होता है, लॉ मेकिंग, लॉ बनाता है। और जो एग्जेक्टिव होता है ये लॉ को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूट करता है। और ये जो जुडिशरी होती है ये क्या करती है, उस लॉ को इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट, ठीक है। सो इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है ऑन द बेसिक ऑफ लॉ की बेसिस पे गवर्नमेंट वर्क करती है। अच्छा, जो पेपर 1 है ना, पेपर 1 का जो अभी हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। लेजिस्लेटिव पे अलग आ सकता है, जुडिशरी पे अलग, एग्जेक्टिव पे पेपर, अभी ये जो सेक्शन 2 पढ़े हैं एग्जेक्टिव पे नहीं आता होता। यहाँ पे मैं लिख दूँ एग्जेक्टिव पे नहीं, लेकिन ये जो हम पढ़े हैं ना पेपर 2 में, जो पेपर 2 का आपको बताया, एग्जेक्टिव पे अलग पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है, जुडिशरी पे अलग पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है, लेजिस्लेटिव पे पूरा अलग एक टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। जबकि इसके ऊपर पेपर पार्ट सेक्शन 2 में सिर्फ लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, लेजिस्लेटिव कि कितना % चांस है कि आ सकता है, 50% चांस है कि इसके ऊपर आ सकता है। और जुडिशरी पे 80% चांस है कि इस पे आ सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आता होता है। जबकि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसके ऊपर भी 80% आ सकता है, इसके ऊपर भी आ सकता है, और इसके ऊपर भी, और अलग अलग आ सकता है। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव को। ये क्या करता है, लॉ मेकिंग इसका काम होता है, लॉ की अमेंडमेंट करना, लॉ को रिवील करना, ये सब किसका काम होता है, लेजिस्लेटिव का। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसको बोलते हैं? ज़रा पहले इसको समझो आप। सिंपल मेजोरिटी, और पहले सिंपल मेजोरिटी पढ़ लेते हैं फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं
और वोट करते हैं, उनमें से जो मेजोरिटी निकल आती है उसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। मतलब जो कैबिनेट जो मेंबर प्रेजेंट थे और उन्होंने वोट दिया और उनमें से जो मेजोरिटी निकली उसको हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी। जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वो क्या होता है, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की जो टोटल मेंबरशिप होती है उसकी जो मेजोरिटी होती है निकलती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अच्छा, अब एक ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, ये क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ, आगे जाके आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा। जो नेशनल असेंबली होती है ना, नेशनल असेंबली, उसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 342 मेंबर्स होते हैं। और पाकिस्तान में लॉ को पास करने के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी। लॉ पास करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या था कि उधर जो प्रेसिडेंट होते हैं और जितने वोट देते हैं और उनकी जो मेजोरिटी निकल आती है, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मीन्स दूज हु आर प्रेजेंट एंड वोट। अब ज़रा आप सपोज करें कि जो कोरम है ना वो पूरा फिल हुआ है, 342 मेंबर से सारे मेंबर आए हुए हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने वोट से लॉ पास हो सकता है, मैं बात कर रही हूँ मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रही। सिंपल मेजोरिटी क्या है, इसके जो हाफ होगा, हाफ से एक नंबर ऊपर, वो सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैक्सिमम इतने वोट होने चाहिए। मैं आपको कह रही हूँ मिनिमम, ज़रा सुनिएगा, मिनिमम कितने वोट से लॉ पास हो सकता है। लॉ पास होने के लिए मिनिमम कम से कम कितने वोट चाहिए। पहले आप ये इस वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में मुझे रिप्लाई करें, कमेंट दें मुझे, और ऑनेस्टली आपने देना है, क्योंकि अब मुझे इसका आंसर देना, आगे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये लिंक करेगा जो हम स्टडी कर रहे हैं। नहीं तो मैं यहीं पे आपके लिए ही ये क्वेश्चन छोड़ जाती। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर, ओनली वन रिक्वायर्ड, सिर्फ एक बंदे का चाहिए मिनिमम वोट, कितने चाहिए, 1। आप लोगों ने सोचा होगा जैसे ये है ना, अब 1 कैसे चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मतलब लॉ मेकिंग के लिए, जब एक लॉ न्यू लॉ बनता है उसके लिए मिनिमम कह रही हूँ, कम से कम किसी एक का इख्तलाफ होगा तभी न्यू लॉ की जो है ना वो आएगी, वोटिंग स्टार्ट होगी। अगर सब भी एग्री हैं तो वो तो, अगर सब भी मतलब नहीं करना चाहते फिर लॉ मेकिंग की तो नीड ही नहीं हुई। लॉ मेकिंग न्यू लॉ आता ही तब है जब किसी एक की अपोजिट की तरफ होता है। तो मतलब एक बंदा मिनिमम 1, एक से स्टार्ट होगी काउंटिंग, एक से स्टार्ट होती है ना, तो मिनिमम का है, मैक्सिमम जो इसका है मतलब 1। अगर इसका 1/3 क्या होगा, 171 में भी, मुझे अभी इसका सॉरी नहीं पता इसका हाफ क्या होगा, मेजोरिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, तो स्टार्ट किससे हुआ, एक, मैंने कहा मिनिमम, ये है मैक्सिमम। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो नीडेड होती है, वो कितनी नीडेड होती है, मेजोरिटी। ठीक है, मतलब जो 50% + 1%। सो अब इस बात को आगे लिंक करते हैं। फॉर लॉ मेकिंग सिंपल मेजोरिटी चाहिए इन पार्लियामेंट में। और आपने ये स्पेसिफिक यूं करके नहीं लिखना कि पाकिस्तान में, हम पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट फॉर ऑल, नॉट फॉर स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, तो आपने हर बात में लिखना है हर मुल्क में। ठीक है, अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में पार्लियामेंट नहीं होता, अभी हमने ये बात किया कि फॉर लॉ मेकिंग सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए किसमें, इन पार्लियामेंट में। बट हर मुल्क में पार्लियामेंट सिस्टम नहीं होता, ये भी आपने आगे मेंशन करना है। अब इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हम पार्लियामेंट सिस्टम की बात करें तो आपने वो मेंशन करना है कि जो पार्लियामेंट सिस्टम है, सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लॉ, मीन मिनिमम 1 वोट फॉर लॉ पास। अब समझ आइए मैंने ये बात क्यों किया, फॉर मिनिमम 1 वोट फॉर लॉ पास। अच्छा, अब आप जरा मुझे ये बताएं, ये लॉ मेकिंग जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये इजी है या फिर नहीं है। लॉ मेकिंग इन जो पार्लियामेंट सिस्टम है, इजी या फिर नॉट इजी। क्यों इजी है, बिकॉज ऑफ दिस, एक बंदे का खिलाफ है, न्यू लॉ की वो सारी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। रीजन आपको बैक मैंने सारी आपको बताई है।
मीन्स सिंपल मेजोरिटी जो ये सिस्टम है ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है और इजी सिस्टम है. सिंपल मेजोरिटी सिस्टम इज फ्लेक्सिबल एंड इजी. आपको समझ आई है? अच्छा, अब हम उसके बाद रीड करते हैं स्पेशल मेजोरिटी. ये ना इनको मैं अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेशल मेजोरिटी. ये क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है व्हेन मेजोरिटी इज मोर देन 50%, मेजोरिटी जो होगी मोर देन 50% होगी उसका हम कहेंगे स्पेशल मेजोरिटी. इफ 60% इज नीडेड देन दैट इज स्पेशल मेजोरिटी. अगर किसी लॉ को पास करने के लिए उन्होंने रिक्वायर्ड बोला हो कि 60% रिक्वायर होगी तो ये क्या है? स्पेशल मेजोरिटी. कहीं पे जो है ना 62 टाइप्स की स्पेशल मेजोरिटी होती हैं. कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की. या तो वो उसमें कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. अब कोई ऐसा लॉ होता है हर एक में सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है. सिंपल मेजोरिटी में तो यही था कि जो है ना वो मेजोरिटी सिंपल होनी चाहिए. जो स्पेशल है उसमें जो है ना कोई कभी एक ऐसा लॉ आता है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है. उसके लिए जो 2 टाइप्स की मेजोरिटी होती है, या तो 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है या फिर 3/4 मेजोरिटी. 2/3 मैक्सिमम कितना होगा? 66.67% या फिर 75%. इससे ऊपर के जो वोट होंगे तब ला पास हो गए, या इससे ऊपर. ये है स्पेशल मेजोरिटी. और ये अंडर होगी किसके? ये इट काउंट फॉर दोज हु आर फ्रॉम एब्सोल्यूट मेंबर. एब्सोल्यूट मेंबर इधर हमने पढ़ा था. एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मतलब एब्सोल्यूट का क्या मतलब था? हमने जो सिंपल में पढ़ा था, सिंपल में ये था कि जो जितने लोग जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे और उनमें से वोटिंग होगी. और एब्सोल्यूट का डिफरेंस क्या था कि सब लोग मेंबर 342 है ना नेशनल असेंबली में, वो सारे प्रेजेंट होंगे तब वोटिंग होगी. ये सिंपल और एब्सोल्यूट में फर्क है. सिंपल क्या है कि जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनमें से वोटिंग होगी, और एब्सोल्यूट में सबका प्रेजेंट होना लाजमी है. तो स्पेशल मेजोरिटी जब कंडक्ट होगी उसमें एब्सोल्यूट मेंबर के होते हुए कंडक्ट होगी कि टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, 342 प्रेजेंट होने चाहिए तब 2/3 ऑफ 340. अच्छा, 2/3 या 3/4 ऑफ 342 मेंबर इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी. समझ आई है बात की? अब ये स्पेशल मेजोरिटी कब नीडेड होती है? ये तब होती है यूजुअली, ये जो स्पेशल मेजोरिटी है इज नीडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंट या फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही होती है. अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, बस आपको इतना पता होना चाहिए. और ये बात याद रखना, जहाँ पर मैं यूजुअली का वर्ड यूज़ करूँ कि यूजुअली, उसका मतलब है कि हमेशा की बात नहीं हो रही, हमेशा नहीं बट अक्सर. ठीक है, तो अक्सर क्या होता है? यूजुअली स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होती है उसमें इसकी ज़रूरत होती है. लेजिस्लेटिव की समझ आई है आपको कि वो क्या होती है, लॉ मेकिंग कैसे करती है, सिंपल मेजोरिटी, ये सब आपको होप से समझ आ गया होगा. अब हम रीड करते हैं एग्जेक्टिव. एग्जेक्टिव क्या है? इस ऑर्गन में या फिर इन दिस ऑर्गन ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट, सॉरी, ये जो है ये स्टेट ऑफ ऑर्गन है या फिर गवर्नमेंट का ऑर्गन है? जाहिर बात है ये ऑर्गन है गवर्नमेंट का. इट इज द सेकंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. और एग्जेक्टिव क्या होता है? एग्जेक्टिव इज दैट ऑर्गन हुज मेन फंक्शन इज टू, यहाँ पर हमने पढ़ा है, इम्प्लीमेंट लॉ, एग्जीक्यूट लॉ. इसकी मेन बात क्या है? ये क्या करता है? एग्जीक्यूट लॉ करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है लॉ को. ठीक है, अब किसके पास अथॉरिटी होती है लॉ को एग्जीक्यूट करने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की? इसके ना 4 मेन क्या कह लें, पार्ट्स कह लें या फिर 4 मेन होते हैं. अब वो कौन कौन सा होता है? पहला होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया. ठीक है, दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और तीसरा होता है कैबिनेट. और फोर्थ वन होती है ब्यूरोक्रेसी. ये 4 जो है ना, ये 4 होते हैं एग्जीक्यूटिव में जो लॉ को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं. इनके पास अथॉरिटी होती है. अब इन 4 में से कौन इनका हेड होता है?
अच्छा, आपने जब ये लिखना है ना, ये यूजुअली आपने यूजुअली करके लिखना है कि यूजुअली हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट एंड ब्यूरोक्रेसी। यूजुअली क्यों लिखा? क्योंकि हम हर ओवरऑल बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, किसी स्पेसिफिक मुल्क की नहीं, तो इसलिए कुछ मुल्कों में हेड ऑफ द स्टेट इसको यही नाम होता है, कुछ मुल्कों में नेम चेंज होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली 4 नेम्स, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी, यही वर्ड यूज होता है, लेकिन हर मुल्क में नेम चेंज होते हैं। किसी किसी मुल्क में, जैसे इंडिया में भी यही नेम है, पाकिस्तान में भी यही नेम है, और भी बहुत सारे कंट्री होंगे जिसमें यही नेम है, बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जिसमें नेम चेंज होगा। अब जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, इसको हम कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट इज यूजुअली कॉल्ड प्रेसिडेंट। यूजुअली कॉल्ड प्रेसिडेंट, यूजुअली क्यों बोले कि अक्सर प्रेसिडेंट कंट्रीज में इसको प्रेसिडेंट कहते हैं, बट हर कंट्री में उसका नाम प्रेसिडेंट नहीं है। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली कॉल्ड गवर्नमेंट, कैबिनेट यूजुअली कॉल्ड मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है ये तो आपको पता है, जो हम अभी सीएसएस कर रहे हैं, जो आप लोग सीएसएस कर रहे हो, उससे जो ऑफिसर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं। और ऑल ऑफ दीज हैव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट, टू इम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन चारों में इख्तलाफात आ जाए, चारों एग्री ना हो, तो हु हैज़ द पावर ऑफ पोजीशन इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में किसकी पावर ज़्यादा होगी, कि अगर इन चारों में इख्तलाफात आ जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा, वो कहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो किसके पास पावर है डिसीजन मेकिंग की? तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इनके पास पावर है क्या, डिसीजन मेकिंग की। बट आपने ये भी मेंशन किया इन सम केस हेड ऑफ द स्टेट के पास पावर होती है, बट सम टाइम हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होती है। अब इसका क्या मतलब है, कुछ कभी इसके पास कभी इसके पास। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें जो है ना हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है, इसमें हेड ऑफ द स्टेट चीफ एग्जेक्टिव होता है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो चीफ एग्जेक्टिव होती है। बट इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बट ये जो है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो हमें पता है, जो लोग जैसे आप लोग बच्चे जो भी सीएसएस करते हैं इसके थ्रू मतलब जाके ऑफिसर्स बनते हैं। बट जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट है, ये कैसे बनते हैं? दे आर यूजुअली इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। जो कैबिनेट है, कैबिनेट ये इलेक्टेड होते हैं इन प्रेसिडेंशियल में, प्रेसिडेंशियली इलेक्टेड होते हैं। और बट कभी कभी जो है ना पार्लियामेंट से भी इलेक्ट हो जाते हैं। ये जो है ना इलेक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वोट हो, मतलब डायरेक्ट वोट हो। दे कैन बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वोट, दोनों तरीके से ये इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बताएं, एक होता है कैबिनेट जो ये वाला है, और एक हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या फ़र्क है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों को उर्दू में बोलते काबीना है, ठीक है, काबीना, दोनों का उर्दू में मतलब है काबीना। लेकिन ये जो है ना कैबिनेट, ये मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। और ये क्या होते हैं? ये कैबिनेट मेंबर प्लस एडवाइजर होते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो है ये पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इसका कैबिनेट इसका पार्ट है। बट इसको आप डिटेल में नहीं जाओ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताया है। बट मेन यही है कि जो कैबिनेट है दे आर इलेक्टेड पीपल। जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये सिलेक्टेड सीएसएस के एग्जाम से होती है। अच्छा, अब ये जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 3 years, 4 year या 5 year, मैक्सिमम 5 year, इससे ज़्यादा नहीं, फिर चेंज होते रहते हैं, ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती। जबकि ब्यूरोक्रेसी का तो आपको पता ही है ना, आप खुद कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, रिटायरमेंट तक, और इसकी जगह जो है ना लाइफ टाइम होती है। जबकि ये चेंज होते रहते हैं वोटिंग से, और फिर 2-3 साल मैक्सिमम। अच्छा जी, अब ये जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और कैबिनेट है, ये जो तीन है ये क्या है? ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। जबकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, ठीक है। ये जो एग्जेक्टिव का पढ़ रहे हैं, ये कौन सा एग्जेक्टिव है? पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। और ये कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव।
ये बात आपने याद रखनी है। और जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं नहीं लिख पा रही, वो आपने नोट डाउन करते जाना है। ये इसके आपने नोट्स बनाते जाने हैं। अच्छा, अब इनका जो बेसिक फंक्शन है वो तो आपको पता है क्या है, इम्प्लीमेंटिंग ला को इम्प्लीमेंट करना है। ये सारे फंक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिक फंक्शन क्या है, इम्प्लीमेंट करना ला को, ये हम पेपर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही, यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ। पहला क्या है, इम्प्लीमेंट करना ला। चलें जी, आसान हो रही थी, अब ख़त्म हो गई है। हम कहाँ पे थे, इम्प्लीमेंट ला पे। इसको ना हाईलाइट कर देती हूँ। इम्प्लीमेंट ला पहला, ये तो आपको पता है कि ये जो ला को है, बेसिक फंक्शन इसका क्या है, इम्प्लीमेंट करना ला को, ठीक है। ये मुझे एक्सप्लेन की नीड नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, टू इम्प्लीमेंट ला। वो हम पेपर 2 में जब जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब दूसरा इसका जो है फंक्शन, वो क्या है, फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, जो एग्जेक्टिव हैं, दे टू मेड फॉरेन पॉलिसी को बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, किन का काम होता है, एग्जेक्टिव का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे फॉरेन पॉलिसी, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कोई ट्रीटी साइन करना, कोई ट्रीटी साइन करना, ट्रीटी को नेगोशिएट करना, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं उनको रखना, ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करना, ये सब जो थिंग्स हैं ये क्या है, डिटरमाइंड बाय एग्जेक्टिव। जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस, उसके अलावा जो जो भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना, सब ये किसके हैं, फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अब तीसरा है साइनिंग ऑफ बिल्स। इसका क्या मतलब है, साइनिंग ऑफ बिल्स। बिल्स किसको कहते हैं, ये कौन सा बिल है। बिल का मतलब है, अब ये वो वाले बिल नहीं है जो आप बिजली के समझ लें। बिल का मतलब है प्रपोज्ड या फिर ड्राफ्ट लॉ, इसको पढ़ते हैं, प्रपोज्ड लॉ या फिर हम कह सकते हैं ड्राफ्ट लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा। यानी, अच्छा, जो लेजिस्लेटिव है ना, ये यहाँ पे जो हमने लेजिस्लेटिव पढ़ा था, वो लॉ मेकिंग करती है, लॉ बनाती है। मीन फॉर एग्जांपल, कोई लॉ बना है, लेजिस्लेटिव ने उस लॉ को बनाया है और वो बिल पास कर दिया, लेजिस्लेटिव के साइन भी हो गए हैं, बिल पास हो गया है। अब वो जो बिल पास हो के आया है, जो न्यू प्रपोजल ऑफ लॉ है, न्यू प्रपोजल ऑफ लॉ, जो एक न्यू प्रपोजल है, जो कहाँ से पास हो गया है, लेजिस्लेटिव से, लेजिस्लेशन उसको पास किया है। जो न्यू बिल है, जो कि क्यों, कौन पास करती है, कि मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, लेजिस्लेटिव उसको पास करती है। अभी बात सुनिएगा, अब जो उसने पास किया वो स्टिल बिल है, वो लॉ नहीं बन जाता, स्टिल बिल। मतलब जो हमने कहा है ना कि लॉ मेकिंग करती है, इसका मतलब ये कि लेजिस्लेटिव की इतनी पावर नहीं है कि उसने जो लॉ बनाया है वो लॉ बन जाए। जो उसने लॉ बनाया है वो स्टिल, उसका सब साइन सब कुछ जो भी हो गया, स्टिल वो क्या है, ड्राफ्ट लॉ है, वो प्रपोज्ड लॉ है। वो लॉ नहीं बना, वो लॉ, उसको लॉ हम नहीं कहेंगे, वो प्रपोज्ड है, वो ड्राफ्ट लॉ है। वो जो बिल है उसको हम कभी लॉ नहीं बोलेंगे, उसको बिल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बिल्स। वो बिल्स के बाद उसको लॉ, उसका नाम लॉ तब आएगा जब वो आता है हेड ऑफ द स्टेट के पास। अब वो बिल आया हेड ऑफ द स्टेट के पास, वो बिल हेड ऑफ द स्टेट जब साइन करेगा तब वो फौरन लॉ बन जाएगा। मतलब हेड ऑफ द स्टेट के साइन के बगैर वो लॉ नहीं है, वो बिल है। Only head of the state has the power to sign the bill to make law. Only head of the state have power. उसके साइन करने से पहले ये लॉ नहीं है, ये बिल है। मैं आपको ये बार बार बात इसलिए बता रही हूँ कि लेजिस्लेटिव उस लॉ को पास भी कर दें, देन फिर भी वो बिल है, उसको फिर भी लॉ का नाम नहीं देंगे। लॉ का लॉ तब बनेगा जब हेड ऑफ द स्टेट उसको साइन करेगा। आफ्टर साइनिंग इट, इट इज कॉल्ड लॉ, फिर उसको बोल देंगे लॉ साइन के बाद।
और ये आपने बोला ऑल अक्रॉस द कंट्री, हर कंट्री में ये प्रोसेस होता है कि हेड ऑफ द स्टेट साइन करता है द बिल टू मेक लॉ। समझ आई है ये बात? अच्छा जी, फोर्थ जो है ना वो है लॉ मेकिंग। ये क्या होता है लॉ मेकिंग? जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव के पढ़ा है ना फंक्शन। एग्जेक्टिव जो होता है मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इन सम स्टेट कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, हैव पावर टू मेक लॉ इन सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके तहत जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास भी पावर होती है वो लॉ बनाने की। मतलब इसकी लेजिस्लेटिव की नीड नहीं, वो खुद भी लॉ बना सकता है कुछ कंडीशंस पे। वो कंडीशंस उनको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। अब वो हम डिटेल में नहीं जाते कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, और उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं? ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट है, कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, दे हैव पावर टू मेक लॉ इन सर्टेन कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है ये एक लॉ होता है विच इज इशूड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, जैसे कि एग्जांपल पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसे होता है, और भी कंट्रीज में ऐसा होता होगा, बट ये नहीं कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन कुछ कंट्रीज ऑर्डिनेंस उनमें होता है और कुछ में नहीं होता। ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट है पावर टू मेक लॉ कुछ कंडीशंस के तहत। समझ आइए? अब फिफ्थ वन है अपॉइंटमेंट। ये इसको मैं हाईलाइट ऐसे कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि मिक्स ना हो, ताकि आपको उनके फंक्शंस ये देखें इससे फ़ौरन आपको पता लग रहा हो, मिक्स ना हो, क्योंकि ये सारा मिक्स हो रहा है ना। बट जिसने यहाँ से लेक्चर लिया होगा ना, फर्स्ट से स्टार्ट किया होगा, उससे ये मिक्स नहीं हो रही होंगी चीज़ें, उसने नोट भी की होगी। अच्छा, अब अपॉइंटमेंट में क्या होता है? जो एग्जेक्टिव है हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट। एग्जेक्टिव के पास अथॉरिटी है टू अपॉइंट, किसी भी उसके इदारे को वो अपॉइंट कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो कैबिनेट है, ये जो कैबिनेट है, हेड ऑफ द स्टेट कैबिनेट को अपॉइंट कर सकते हैं अपने पास कि मैंने आपसे मीटिंग करनी है कुछ भी। मतलब हेड ऑफ द स्टेट ये जो ये है एग्जेक्टिव है, दे हैव पावर टू अपॉइंट, कैबिनेट को भी अपॉइंट कर सकता है। या हेड ऑफ द स्टेट जो है, मतलब कोई भी किसी को, ये नहीं कि सिर्फ ये हेड ऑफ द स्टेट ने अपॉइंट किया कैबिनेट को, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने कैबिनेट को कर दिया, या फिर कैबिनेट ने स्टाफ को अपॉइंट कर दिया, ब्यूरोक्रेसी ने स्टाफ को, मतलब अपने से नीचे वाले जो है ना वो किसी भी उसको स्टाफ को ये अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब यही है कि जो एग्जेक्टिव है दे हैव अथॉरिटी, एग्जेक्टिव में ये सब आते हैं, दे हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट किसी को भी। हेड ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मिलिट्री। जो वो है एग्जेक्टिव है, द एग्जेक्टिव जब हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं इट मीन्स ऑल फोर मेंबर्स ऑफ एग्जेक्टिव। जो एग्जेक्टिव बनी ही इन चार मेंबर से है। सो द एग्जेक्टिव हैज पावर ऑन मिलिट्री, मिलिट्री के ऊपर भी इनकी पावर होती है, पावर ऑन मिलिट्री। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी, सॉरी एक, हाँ, कंट्री से दूसरी कंट्री भी, और एक सिटी से दूसरी सिटी की उनको क्या देना, ऑर्डर दे देना कि तुम्हारे जो है ना ड्यूटी अब इस सिटी में, तुम्हारी ड्यूटी अब इस सिटी में, तो वो अपॉइंट क्या करते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, और जो मेजर मिलिट्री है ज्यादातर जो है ना वो अपॉइंट होती भी डन बाय हेड ऑफ द स्टेट, ज्यादातर हेड ऑफ द स्टेट ही इनकी जो मिलिट्री की मूवमेंट है उसको वो करता है, या जो भी मिलिट्री की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, ये मिल एग्जेक्टिव। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कौन सा है ये भला, ये कौन सा किया था, 8 लिखा है, 6 है। अच्छा 7, बजट प्रपोजल। जो बजट प्रपोज होता है, अच्छा अब यहाँ पे जो बजट पास है ना, बजट पास, पास कौन करती है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव उस बजट को पास करती है। लेकिन जो बजट प्रिपेयर होता है ना, बजट बनाता कौन है, वो एग्जेक्टिव बनाती होती है। बजट बनाता कौन है, एग्जेक्टिव, और उसको पास कौन करती है, लेजिस्लेटिव। तो बजट कौन प्रिपेयर करता है, बजट प्रिपेयर्ड बाय एग्जेक्टिव एंड प्रपोज्ड बाय या फिर पास्ड बाय लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव उस बजट को पास करती है जबकि बनाती है
एग्जैक्टिव, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे फंक्शंस कि ला इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी है, साइनिंग ऑफ बिल्स हैं। अब इनके अंदर वाली डिटेल हमने पढ़ी हुई है ना, तो सिर्फ पॉइंट्स के नाम पढ़ी हूँ। ला मेकिंग करता है, अपॉइंटमेंट करता है, मिलिट्री, बजट प्रपोज। तो अगर आप ये जो ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, सीएसएस के बाद वाला जो है, अब आपको आपकी ड्यूटीज़ भी यहाँ से गो थ्रू होगी होंगी, ड्यूटीज़ का भी आपको हाउ नाउ पता चल गया होगा कि क्या अगर हम जाएंगे तो हम क्या हमें करना होता है। आप जो है ना एग्जेक्टिव की पार्ट का बनते हैं ब्यूरोक्रेसी में जाके, ठीक है। और फिर आप ये जो है ना कुछ अथॉरिटीज़, ये सब अथॉरिटीज़ आपके पास भी होते हैं, क्योंकि ये भी मेंबर एग्जेक्टिव का जितने ये मेंबर है, तो आपके पास भी ये अथॉरिटीज़ होती हैं। और ये जो हमने पहले पढ़ा है, ये जो 3 है, हेड ऑफ स्टेट और कैबिनेट, ये 2 3 4 साल बाद रिप्लेस हो जाती हैं और वोटिंग से आते हैं, बट यू आर परमानेंट। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, तो कल हम पढ़ेंगे जुडिशरी पे।